हेलो एवरीवन, मैं वर्तिका और स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। तो आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको जेंडर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सीडीपी में प्रीवियस ईयर में, वो सारे शिफ्ट के मैं क्वेश्चन करवाऊंगी, ठीक है। अगर उससे पहले आपने वाइगॉट्स्की और गार्डनर और पियाजे से संबंधित, वाइगॉट्स्की, गार्डनर और पियाजे, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। कोलर बग का मैं आगे एक वीडियो अपलोड करूंगी, इसके मैंने सारे वैसे शिफ्ट के क्वेश्चन करवा दिए हैं। तो ये अगर आपने नहीं देखा तो आप देख सकते हैं, अदरवाइज मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो लिंक दे दूंगी, ठीक है। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कर दीजिएगा, और अच्छी लगेगी तभी लाइक करिएगा, मैं फोर्स नहीं कर रही हूँ। और चलिए स्टार्ट करती हूँ मैं। पहला क्वेश्चन है कि पुरुष समानता दिमाग से सोचते हैं और महिलाएं अपने हृदय से सोचती हैं, यह क्या दर्शाता है। देखिए, जेंडर से एक क्वेश्चन कंफर्म आता है, तो आज मैं सारे करवा दे रही हूँ ताकि आपका कंप्लीट हो जाएगा पूरा टॉपिक। तो यहाँ पे आपको क्या दिखा रहा है कि पुरुष दिमाग से सोचते हैं, महिलाएं हृदय से सोचती हैं। तो ये एक लैंगिक रूढ़िवाद को दिखाता है। इंग्लिश वाले ध्यान दीजिएगा, इसको स्टीरियोटाइप बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? स्टीरियोटाइप। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है, ठीक। अब यहाँ पे अदर ऑप्शन भी समझ लेते हैं। लैंगिक विभेदीकरण का मतलब क्या होता है, यानी कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि हम जेंडर के आधार पर डिस्क्रिमिनेट कर देते हैं। जैसे लड़कियों को एजुकेशन देने के लिए गांव वगैरह में कहा जाता है कि लड़कियों को नहीं देना, तो क्योंकि उनके जेंडर के अकॉर्डिंग उनको डिस्क्रिमिनेट किया गया ना। लैंगिक स्थिरता वो चीज़ होती है, स्टेबिलिटी, जेंडर स्टेबिलिटी का मतलब होता है जिससे सामने वाले को ये पता चलता है कि ये पुरुष है या ये महिला है या ये बच्चा है, इस मतलब कोई थर्ड जेंडर है, तो वो जेंडर की स्टेबिलिटी को ये चीज़ दिखाता है। हालांकि इन सब से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, मैक्सिमम जो क्वेश्चन होते हैं वो लैंगिक रूढ़िवाद से ही होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगली शिफ्ट में पूछा गया है कि जेंडर इज़ अ, इसको जनरली पहली बार कोई भी देखेगा तो हमको ये लगेगा कि ये जैविक होगा, यानी कि बायोलॉजिकल होगा, ठीक है। जेंडर इज़ अ बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, लेकिन नहीं, ये गलत है, ध्यान दीजिएगा। बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट नहीं है, जेंडर इज़ अ सोशल कॉन्सेप्ट, ठीक है। अगर आप WHO की साइट पे जाएंगे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की साइट पे जाएंगे, वहाँ सीधे सीधे ये लाइन लिखी हुई है कि जेंडर इज़ अ सोशली कंस्ट्रक्टेड, यानी कि सोशल सामाजिक एक कॉन्सेप्ट होता है। जबकि बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट क्या है? सेक्स इज़ अ बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, काफ़ी इजी सा पूछा गया है कि जेंडर रूढ़िबद्धता को रोकने के लिए एक अध्यापक द्वारा कक्षा में प्रयोग की जाने वाली कौन सी विधि उचित नहीं है, कौन सा सही नहीं है। तो ऑब्वियसली कि बच्चों को अलग अलग बैठाना है कभी भी सही नहीं होता, ठीक है। कि अगर बालक बालिकाओं को आप अलग अलग बैठा रहे हो तो आप ये गलत हो जाएगा, तो यही आपका सही नहीं है। लेकिन क्या सही है वो यह जरूर याद कर लीजिए। जेंडर पक्षपात को चुनौती देना, यानी कि उसको आप चुनौती दे रहे हो, तो ये तो सही चीज़ है, ठीक है। जेंडर भेदभाव पर चर्चा करना, बच्चों से चर्चा करना इस टॉपिक पर, ऐसे उदाहरण का प्रयोग करना जिसमें लड़के और लड़कियां गैर परंपरावादी भूमिका में दिखाई दे रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये एग्जाम्पल है, ये कहीं कहीं क्वेश्चन बन करके भी पूछा गया है। देखिए, गैर परंपरावादी भूमिका का मतलब है जैसे मान लो लड़कों को कह दिया जाए खाना बनाने को, क्योंकि पहले से जो रूढ़िवादी सोच चलती है उसमें ये होता है कि लड़के खाना नहीं बनाते हैं, लड़कियां खाना बनाती हैं। लेकिन अब अगर उस परंपरा को तोड़ करके हम कुछ डिफरेंट दिखाते हैं कि लड़के ये भी कर सकते हैं या लड़कियां ये भी कर सकती हैं, तो वो हो जाती है गैर परंपरावादी भूमिका, और ऐसा ही हमको एग्जाम्पल देना भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि लड़कियों को गुलाबी कपड़े और गुड़ियों से जोड़ा जाता है, जबकि लड़कों को नीले कपड़ों और कारों से जोड़ा जाता है। तो ये क्या कैसी सोच है, ये क्या दर्शाता है? ये जेंडर रूढ़िबद्धता को दर्शाता है, यानी कि जेंडर स्टीरियोटाइपिंग को दर्शाता है, ठीक है। अदरवाइज आप एलिमिनेट भी कर सकते थे कि ये सशक्तिकरण तो हो नहीं सकता, विविधता तो हो नहीं सकता, निरंतरता तो हो नहीं सकता, इसका मतलब यही होगा। देखिए, आपको एक ट्रिक बताती हूँ, मैक्सिमम में जेंडर रूढ़िबद्धता भी होता है, लेकिन आप ये सारे क्वेश्चन देख के जरूर जाइएगा क्योंकि रिपीट होते हैं क्वेश्चन। अब देखिए, अगला क्वेश्चन जो मैंने अभी एग्जाम्पल दिया था उसी पे ही है कि व्यवसाय के संप्रत्यय को, यानी कि व्यवसाय के कॉन्सेप्ट को पढ़ाते समय मोनिका ने विद्यार्थियों को पुरुष और महिलाओं को गैर पारंपरिक कार्य करते हुए फ्लैश कार्ड दिखाए, यानी कि ऐसे कार्ड दिखाएं जिसमें वो गैर पारंपरिक कार्य कर रहे हैं। मान लीजिए पुरुष खाना बना रहा है और महिला कोई एयरप्लेन उड़ा रही है, यानी कि पायलट है वो, तो ये गैर पारंपरिक हो गया। अब इस तरीके से वो इस युक्ति से उसने छात्रों में क्या किया, तो इस युक्ति से छात्रों में उसने जेंडर रूढ़िवादिता में लचीलेपन को प्रोत्साहन दिया है, ठीक है, कि रूढ़िवादिता को कम किया जा सके। अब देखिए, ये क्वेश्चन पहले वाले की तरह, लेकिन रिलेट करिएगा, आप लोग अदरवाइज कर नहीं पाएंगे इसको। कि डैश शब्द का प्रयोग जैविक अंतरों, जैविक का मतलब बायोलॉजिकल डिफरेंसेस के लिए होता है। तो मैंने बताया था बायोलॉजिकल के लिए सेक्स वर्ड यूज होता है, ठीक है। सेक्स के लिए कॉन्सेप्ट है बायोलॉजिकल, और जबकि सोशल के लिए कॉन्सेप्ट है जेंडर। तो अब यहाँ पे इसको इंग्लिश में हिंदी में लिंग बोलेंगे, तो ये लिंग हो गया। और अगले वाले का है
कि जबकि इसका प्रयोग, तो ये ऑब्वियसली ये जेंडर हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट वाला, ठीक है, कि लिंग का प्रयोग जैविक अंतरों के लिए होता है और जबकि जेंडर का प्रयोग उन विशेषताओं और स्वभाव के लिए होता है जिसे एक विशिष्ट संस्कृति या पुरुषों और महिलाओं के लिए उपयुक्त मानती है, यानी कि सोशल लेवल पे उसको माना जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है अगली शिफ्ट में कि एक विद्यालय लड़कियों को केवल संगीत और नृत्य प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए कहता है, केवल डांस और सिंगिंग करवाता है, तो ये क्या दर्शाता है? तो ये दर्शाता है जेंडर बायस है। वो जेंडर बायस्ड का मतलब होता है कि आप केवल जेंडर के अकॉर्डिंग उनको वो काम करने को दे रहे हैं, या जेंडर संबंधी पूर्वाग्रह को दर्शाता है। अदरवाइज आप एलिमिनेट भी कर सकते थे क्योंकि अदर 3 ऑप्शन अच्छे हैं इनसे, और यही एक खराब ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए पूछने का तरीका यहाँ पे डिफरेंट है। हाँ, क्वेश्चन मैं पढ़ चुकी हूँ, पहले करवा चुकी हूँ, लेकिन पूछने का तरीका डिफरेंट है। जेंडर, तो जेंडर क्या है? तो जेंडर इज अ सोशल कॉन्सेप्ट, यानी कि सामाजिक कॉन्सेप्ट है, लेकिन यहाँ पे इसका ऑप्शन थर्ड वाला है कि सामाजिक संरचनाओं द्वारा आरोपित होता है, कि समाज द्वारा वो बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि लड़की की तरह ना रो तुम लड़के हो, तो ये पिता ने अपने पुत्र से कहा, तो ये वाक्य क्या दर्शाता है? तो ये स्टीरियोटाइप है, यानी कि जेंडर रूढ़िवादिता है, क्योंकि ये बना के रखा गया है कि लड़कियां ही रोती हैं, लड़के नहीं रो सकते, जो कि गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखिए फिर क्वेश्चन पूछने का तरीका डिफरेंट है, ठीक है, आपको इसीलिए आपको तरीके ही जानना है किस तरीके से पूछे गए हैं क्वेश्चन। जेंडर भूमिकाएं हैं, तो यहाँ पे आपको सामाजिक ऑप्शन नहीं दिख रहा है, इसका मतलब सोशल वाला इसमें से जैविक तो वैसे भी नहीं हो सकता क्योंकि ये तो लिंग के लिए होता है। जन्मजात व्यवहार भी नहीं होता, ये अनुवांशिक वाला भी नहीं हो जाएगा, इसका होगा अधिग्रहित व्यवहार होता है। जेंडर भूमिकाएं जो होती हैं वो अधिग्रहित व्यवहार में आएगा, यानी कि इसकी इंग्लिश होती है लर्न्ड बिहेवियर, जो कि समाज में रह करके व्यवहार सीखे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि एक शिक्षिका यह धारणा रखती है कि लड़के अधिक बुद्धिमान व जोखिम लेने वाले होते हैं और लड़कियां आज्ञाकारी और ईमानदार होती हैं, तो यह व्यवहार क्या दर्शाता है? तो यह व्यवहार जेंडर पक्षपात को दर्शाता है, यानी कि जेंडर बायस को दर्शाता है, बायस्ड हो जाती है वो। अगली शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है कि 4 साल के राहुल को एक गुड़िया उपहार में मिलने पर वह बोला कि मैं इसका क्या करूँगा, लड़के गुड़ियों से नहीं खेलते हैं, यह दर्शाता है। देखिए ये पक्षपात नहीं कर रहे हैं, पक्षपात तब होगा जब हम दोनों को आमने सामने रख करके हम कंपैरिजन करेंगे या डिस्क्रिमिनेशन करेंगे। यहाँ पे है जेंडर रूढ़िवादिता, यानी कि जेंडर स्टीरियोटाइप है, क्योंकि उसके माइंड में चीज़ बैठा हुआ है कि लड़के गुड़ियों से नहीं खेल सकते हैं, तो ये स्टीरियोटाइप में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लड़कों को उपहार में खेलने के लिए अक्सर कार या ब्लॉक या यांत्रिक चीज़ें दी जाती हैं, लड़कियों को गुड़िया और चित्रकारी दिया जाता है, तो ये क्या हो रहा है? तो ये पक्षपात हो रहा है, ठीक है, रूढ़िवादिता हो जाता, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन भी नहीं, वैसे वो ऑप्शन ही नहीं डालते हैं, ठीक है, या तो पक्षपात होगा जब भी आपको कुछ गलत दिखे, या तो रूढ़िवादिता होगा। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को हमेशा सही कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि कथन और तर्क दे रखे हैं। पहला है, कथन कह रहा है कि गणित के शिक्षकों को लड़कियों से कक्षा में बहुत कम अपेक्षा रखनी चाहिए, यानी कि बहुत कम उम्मीद रखनी चाहिए। तर्क ये है कि लड़कियों में गणित को समझाने की आनुवांशिक क्षमता नहीं होती, तो ये चीज़ बिल्कुल गलत है, तो ए और बी दोनों गलत हो जाएगा, आप वैसे भी समझ सकते थे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक शिक्षक हमेशा लड़कों को फर्नीचर को हिलाने जैसे कार्य करता है, यानी कि फर्नीचर को इधर उधर रखने को कहता है, और लड़कियों को कक्षा को साफ सुथरा रखने के लिए कहता है। यह धारणा उपयुक्त नहीं है, क्योंकि यही जेंडर रूढ़िवादिता को दिखाता है, क्योंकि उनके अनुसार लड़के हैवी लोड उठा सकते हैं और लड़कियां नहीं कर सकती, इसीलिए उनका ये मानना है, जो कि गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कथन कहता है कि कक्षाओं में लड़के गणित व विज्ञान में लड़कियों से कहीं बेहतर प्रदर्शन करने की क्षमता रखते हैं, लड़के मैथ और साइंस में बेटर होते हैं लड़कियों से। तर्क ये कहता है कि लड़कों में लड़कियों की अपेक्षा गणितीय तर्क और वैज्ञानिक क्षमताएं सहज रूप से मौजूद होती हैं। अब देखिए इसके दोनों ही आंसर गलत है, पता ही चल रहा होगा, क्योंकि कह रहा है कि लड़के अच्छे होते हैं और लड़कों में इनके ये क्षमताएं ज़्यादा अच्छी होती हैं, तो बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं है कि लड़कियों में नहीं होता, क्योंकि अगर आपने हार्वर्ड गार्डनर का सिद्धांत पढ़ा है तो उसमें बताया गया है कि तो डिपेंड करता है कि आपके में कौन सी बुद्धि अधिक है, जो 8 प्रकार की बुद्धि पाई जाती हैं। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गिफ्ट के तौर पर कार मिलने पर एक 5 साल की बच्ची
बोली या मेरे लिए नहीं है, कार उसको मिला तो कहती है मेरे लिए नहीं है। लड़कियां कारों से नहीं खेलती, तो ये क्या दर्शाता है? तो ये जेंडर रूढ़िवादिता को दर्शाता है। ठीक है, अब देखिए मैंने इस 2-3 क्वेश्चन को स्किप किया है क्योंकि वो सब में आंसर यही आ रहा था, जेंडर रूढ़िवादिता ही आ रहा था, इसलिए मैंने उसको स्किप कर दिया। और देखिए अब इसकी ट्रिक याद रखिएगा, अगर निगेटिव सेंस में जा रहा है तो उसमें अगर रूढ़िवादिता होगा तो रूढ़िवादिता हो जाएगा, अदरवाइज पक्षपात है तो वो हो जाएगा। अगर दोनों हैं तो अगर कंपैरिजन हो रहा होगा तो पक्षपात करिएगा। ठीक है, और एक क्वेश्चन तो आपको बता ही दिया, सामाजिक और बायोलॉजिकल वाला, तो वो याद रखिएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।